दोस्तों दिसंबर 2017 में वैज्ञानिक पृथ्वी से 23 करोड़ लाइट ईयर्स दूर जब एक गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक उस गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल से एक बहुत ही तेज चमक दिखाई दी। ये चमक इतनी ज्यादा तेज थी कि ये अपने नॉर्मल चमक से 100 गुना ज्यादा ब्राइट दिखने लगा और इसमें से तेज अल्ट्रा वायलेट रेज निकलने लगे। फिर अगस्त 2018 आते आते ये वापस से शांत हो गया और कुछ महीनों बाद ये एक बार फिर से रैपिडली इतनी ज्यादा लाइट छोड़ने लगा। पर यार वेट ए सेकेंड, हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल्स तो लाइट तक को बाहर जाने नहीं देती। फिर आखिर ये चमक आ कहां से रही थी और क्या हमारे गैलेक्सी का ब्लैक होल भी ऐसा कर सकता है? वेल दोस्तों, इसे जानने से पहले ये सुनो कि नासा अपने आर्टिमस मिशन में साई-फाई मूवीज की तरह ही स्पेसक्राफ्ट में एक एआई को यूज करने वाला है जो कि एस्ट्रोनॉट से बात करेगा, जैसा कि मूवीज में होता है। और वो एआई आप में से कई लोगों के घर में भी है, पर आखिर वो कौन है? वेल, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन फैक्ट्स को जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं ब्लैक होल के पीछे के इस रहस्य को। दोस्तों, पृथ्वी से करीब 23 करोड़ लाइट ईयर्स दूर ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में 1ES 1927+654 नाम की एक गैलेक्सी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने सभी का दिमाग चकरा कर रख दिया है। साल 2017 में इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई ब्लैक होल कैसे चमक सकता है, और अगर वो चमकता है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? वेल दोस्तों, जब ब्लैक होल की चमकने की बात कही जाती है तो असल में इनकी एक्रीसेंट डिस्क चमक रही होती है। इन स्पेशल टाइप के ब्लैक होल्स को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहते हैं। अब मैं यहाँ स्पेशल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर सुपरमैसिव ब्लैक होल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई नहीं होता है। अब एग्जांपल के लिए हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल एक नॉर्मल ब्लैक होल है, और एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई बनने के लिए एक ब्लैक होल को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैटर को अपनी ओर खींचना होता है। ऐसे ब्लैक होल्स उन गैलेक्सी में होते हैं जो काफी यंग होती है, पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तो 1360 करोड़ साल पुरानी है। अब एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई अपनी ओर ढेर सारे मैटर को खींचता है और ये मैटर ब्लैक होल में जाने से पहले इसके चारों ओर हजारों और लाखों सालों तक रिवॉल्व करता रहता है। तो अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 1ES 1927+654 नाम की इस गैलेक्सी के सेंटर में एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई मौजूद है। साल 2017 में की गई ऑब्जर्वेशंस में पाया गया कि यह एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई पहले से 100 गुना ज्यादा चमक रहा था। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? वेल दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के साइंटिस्ट की एक टीम ने दावा किया है कि इसके पीछे का रीजन मैग्नेटिक रिवर्सल था, यानी कि ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गई थी। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि एक दिन अचानक से पृथ्वी पर मौजूद सारे कंपास नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ बताने लगे। अब यूं तो ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट्स के एवोल्यूशन में करोड़ों सालों का समय लगता है, पर मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्स हो जाने के कारण ये ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज को एक झटके में बदल सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब ये ब्लैक होल अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस पर लौट चुका है, पर इस फेनोमेनन को समझने की हमारी क्यूरियोसिटी तो शुरू ही हुई है, और साइंटिस्ट अब यूनिवर्स में दूसरे ऐसे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की तलाश में लग चुके हैं। नाउ होपफुली आने वाले समय में हम ब्लैक होल्स की मैग्नेटिक फील्ड्स को और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वैसे होप्स तो हमें नासा के अपकमिंग मून मिशन से भी काफी है। नासा साल 2025 तक आर्टिमस मिशन के थ्रू एक बार फिर से इंसानों को चांद पर लैंड कराने की तैयारी कर रहा है, और इस बार वापस आने के लिए नहीं बल्कि मून बेस बनाने के लिए। वेल, अब ये बात तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस इस प्रोजेक्ट में नासा के साथ मिलकर साई-फाई को रियलिटी में बदलने की तैयारी कर रही है। जेफ बेजोस को मॉडर्न जीनियस और मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है, और बेजोस के लाइफ के इन्हीं अनछुए पहलू को ब्रैड स्टोन ने अपनी बुक द एवरीथिंग स्टोर जेफ बेजोस एंड द एज ऑफ अमेज़न में डिस्कस किया है। नाउ आई वुड रिकमेंड कि आप इस बुक को जरूर सुने। जी हाँ दोस्तों, कुकू एफएम के साथ आप बुक्स पढ़ नहीं बल्कि उन्हें सुन सकते हैं कभी भी और कहीं भी, जिससे आपके समय की बचत होती है, और यहाँ मैं आपके पैसे भी बचा दूंगा। विद ओवर 4.5+ रेटिंग इन प्ले स्टोर एंड 4000+ ऑडियो सोर्स लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट, कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। क्या कभी सोचा आपने कि अगर नॉलेज, मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन सब एक ही जगह पर अनलिमिटेड मिल जाता तो कितना टाइम और पैसा बच जाता है?
है ना। वेल कुक एफएम लाया है इसका सोल्यूशन, अनलिमिटेड नॉलेज रेंजिंग फ्रॉम फाइनेंस, मोटिवेशन, बायोग्राफीज, बॉलीवुड, साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस एंड मोर। अब दोस्तों यूं तो इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन का प्राइस 399 रुपए होता है, पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरे लिंक से कुक एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं और ATV कूपन कोड का यूज करते हो तो ये आपको 50% डिस्काउंट पर यानी कि 199 रुपए में मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। अब दोस्तों इससे पहले कि आप कुकू एफएम की दुनिया में ज्यादा ही खो जाएं, मैं आपको नासा और जेफ बेजोस का मास्टर प्लान बताने वाला हूँ। दोस्तों नासा और अमेज़न ने डिसाइड किया है कि आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान अमेज़न एलेक्सा को भी स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो एलेक्सा आपके एक ऑर्डर पर घर की लाइट्स और फैंस चालू करने से लेकर म्यूजिक और यूट्यूब पर अंतरिक्ष टीवी लगा देती है, वो अब स्पेस में जाने वाली है। आपको बता दूं कि आर्टेमिस 1 एक अनक्रूड मून मिशन होने वाला है और फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है। दोस्तों अमेज़न एलेक्सा के वाइस प्रेसिडेंट आरोन रूबिन्सन कहते हैं कि एलेक्सा जैसे डिवाइस की इंस्पिरेशन कंपनी को 2001, ए स्पेस ऑडिसी और स्टार ट्रेक जैसे मूवीज से मिली थी और इस मिशन के थ्रू वो इस साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदलना चाहते हैं। अमेज़न एलेक्सा की टीम लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर लंबे समय से एलेक्सा को स्पेस में चलाने लायक बनाने में लगी हुई है। स्पेस में प्रेशर और रेडिएशन की कंडीशंस धरती से काफी अलग होती है और इन कंडीशन के कारण धरती पर इस्तेमाल किया जाने वाला एलेक्सा डिवाइस काम नहीं कर सकता और इसलिए आर्टेमिस मिशन के लिए स्पेशल एलेक्सा डिवाइस को बनाया जा रहा है। आर्टेमिस 1 मिशन में इस डिवाइस को इंस्टॉल करके इसकी चेकिंग की जाएगी। अगर ये सही से काम करता है तो आर्टेमिस के आने वाले मिशंस में भी इसका इस्तेमाल जारी रखा जाएगा। अमेज़न का प्लान है कि एलेक्सा के थ्रू वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को पूरे स्पेसक्राफ्ट को वॉइस कंट्रोल करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वो एलेक्सा के थ्रू प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जैसे कई फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन भी समय समय पर वॉइस कंट्रोल के थ्रू हासिल कर पाएंगे। वैसे आप इस फ्यूचरिस्टिक आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। अब दोस्तों वीडियो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जब बात मून पर इंसानों को भेजने या वहां पर इंसानी बस्ती बसाने की होती है तो हमारे सामने पहला सवाल यही होता है कि आखिर हम वहां सांस कैसे लेंगे। अब अगर हमें वहां सालों तक रहकर रिसर्च करनी है तो हमें वहां तक लगातार ऑक्सीजन और दूसरी लाइफ एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई करते रहना होगा। मगर हाल ही में चाइनीज वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। साल 2020 में मून पर भेजे गए चाइनीज मिशन चैंगी 5 के द्वारा धरती पर मून के रॉक्स और सॉइल के सैंपल्स लाए गए थे। लैबोरेटरी में इन रॉक्स पर एक्सपेरिमेंट करने पर यह पता चला कि मून के इन रॉक्स में हमें वो मटेरियल्स मिल सकते हैं जिनकी मदद से हम इंसान वहीं पर रहते हुए फ्यूल और ऑक्सीजन बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब अगर ये पॉसिबल होता है तो हमें एस्ट्रोनॉट्स के मून पर स्टे और रिटर्न फ्लाइट के लिए फ्यूल और ऑक्सीजन भेजने की कोई जरूरत नहीं होगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का वजन काफी कम हो जाएगा और मून मिशन में लाखों डॉलर्स की बचत होगी। अब इसके बारे में हमें जूल जर्नल के वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिलती है। हालांकि नासा के एस्ट्रोनॉट्स और MIT में एरोनॉटिक्स के प्रोफेसर जेफरी हॉफमैन की माने तो ये दावा चाइना के सस्ते सामान की तरह ही खोखला और कमजोर है। उन्हें लगता है कि चाइनीज साइंटिस्ट के पास मून के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है और वो अपनी लिमिटेड रिसर्च और इंफॉर्मेशन के आधार पर बड़े बड़े दावे कर रहा है। अब आपको बता दूं कि 1970s में जब नासा ने मून पर मैन्ड मिशन भेजे थे तब भी वहां से मून रॉक्स के सैंपल्स लाए गए थे और उन पर नासा ने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। चाइनीज साइंटिस्ट के प्रोपोज्ड प्लान के लिए उन्हें कार्बन, वाटर और कुछ केमिकल कैटलिस्ट की जरूरत होगी। अब वाटर और केमिकल कैटलिस्ट तो उन्हें मून की सॉइल में ही मिल जाने वाला है, लेकिन वहां पर कार्बन नहीं है। कार्बन के लिए वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब कैटलिस्ट की मदद से वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जा सकता है। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैटलिस्ट की मदद से मीथेन में तब्दील किया जा सकता है और फिर मीथेन में ऑक्सीजन को मिलाकर मेथनॉल बना लिया जाएगा। अब ये प्लान सुनने में तो बिल्कुल फुल प्रूफ लग रहा है, पर इसमें कई सारे ग्लिच हैं। जेफरी हॉफमैन का सवाल यह है कि आखिर चाइनीज साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट की एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अलग करेंगे, और इसके बारे में चाइनीज वैज्ञानिकों का यह एक्सप्लेनेशन है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब दोस्तों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं। पृथ्वी पर प्लांट्स इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाती है। इसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में इसे वाटर और ऑक्सीजन में बदल लेते हैं। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेसिस भी कुछ ऐसा ही होगा, पर यह आर्टिफिशियली स्पेस में कराया जाएगा। बिल्कुल साई-फाई मूवीज वाला कोई हाइपर एडवांस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लग रहा है ना?
वेल हॉफमैन को भी कुछ ऐसा ही लगता है। उनके अनुसार स्पेसक्राफ्ट के छोटे छोटे सोलर एरेज से वो इतनी सनलाइट को हासिल नहीं कर पाएंगे कि वो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। साथ ही उन्हें ये भी डाउट है कि क्या हमें मून पर फ्यूल और ऑक्सीजन बनाने के लिए इतना मटेरियल मिल जाएगा कि हम अपने रिटर्न फ्लाइट का इंतजाम भी कर सके। वेल सवाल तो कई हैं, पर चाइनीज वैज्ञानिकों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो वही बता सकते हैं। नाउ होपफुली आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल होगी। वैसे मैं तो जरूर चाहूंगा कि यह एक्सपेरिमेंट सफल हो और हम मून के रॉक से फ्यूल और ऑक्सीजन बना सके। अब दोस्तों आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि हमारे इंडिया में जो इसरो है वो रॉकेट लॉन्च करने के लिए कौन से इलाके का यूज करता है? मतलब जहां से इसरो का रॉकेट लॉन्च होता है उस जगह का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने जवाब बताओ। देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।